वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो हमें काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, बट आई वॉज नॉट कीपिंग वेल एंड देयरफॉर मैं वीडियो बीच में शूट नहीं कर पा रहा था। बट नाउ अगेन यू विल गेट द कॉन्टीन्यूस वीडियोस, जैसे हमने पहले प्लान किया था, जैसे हमने पहले शेड्यूल किया था, बिल्कुल उसी तरह आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि हमें अपना टैक्सेशन को मिनिमाइज़ करके अपना सैलरी को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, राइट। हमने ये सीख लिया कि हमें कौन कौन से डायरेक्शंस लेनी होंगी और क्या क्या करके हम अपना जो टैक्सेशन है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारा नेट सैलरी है वो हमारे बैंक अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने नेट सैलरी तो इंक्रीज़ कर लिया अपना, लेकिन अब क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक बार हमारे पास बैंक अकाउंट में सैलरी आ गया, अब उसको हमें इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्ली। अच्छा, इन्वेस्ट करने का रीज़न क्या है, हमें ज़रूरत ही क्यों है इन्वेस्ट करने की। तो देखिए, हमने एक टैक्स तो समझ लिया जो सरकार हमसे चार्ज करती है, बट एक और टैक्सेशन होता है जो हम समझते नहीं है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। आई नो इट इज़ नॉट अ टैक्सेशन, बट इन्फ्लेशन का जो रोल है वो भी यही सेम चीज़ है। जैसे टैक्स से जो आपका कमाई होता है वो कम हो जाता है, वैसे ही इन्फ्लेशन क्या करता है, आपका परचेजिंग पावर कम कर देता है। मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए। तो इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब ये समझिए कि अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपये है, तो जो चीज़ आप 100 रुपये में आज खरीद सकते हो, अगले साल आप वही सेम चीज़ें 100 रुपये में नहीं खरीद पाओगे। उसके लिए आपको 105 या 106 रुपये चाहिए होगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे जो भी नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं उन सबके प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। सो इसमें एक आरबीआई का रोल होता है। आरबीआई बोलता है कि जो इन्फ्लेशन रहेगा वो 2 to 6% के बीच में रहेगा। अभी इंडिया में इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो 6% के आसपास चल रहा है। इसका मतलब अगर आपने अपने पैसे को नॉर्मली बैंक अकाउंट में हैंडल छोड़ दिया तो उस पर तो सिर्फ 2.5% आपको मिलता है, 2.75% मिलता है, और उस पर भी आपका टैक्स लग जाता है फिर से। और इन्फ्लेशन के बाद अगर 6% का मैं इन्फ्लेशन और ऐड कर दूँ तो आप समझिए कि आपका जो मनी है वो ग्रो नहीं कर रहा है, उल्टा वो कम होता जा रहा है अगले साल के लिए। तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा सो दैट आप एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन वाला चीज़ है उसको इरेडिकेट करके कुछ रिटर्न उस पर कमा सको। तो जैसे रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा या सबने सुना तो होगा कम से कम। उसमें वो बोलता है कि रिच पुट देयर मनी एंड मनी वर्क फॉर देम। सो मनी को वर्क करवाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ इन्वेस्टमेंट्स करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जनरेशन सिर्फ है जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। जो हमारे पुराने जनरेशन वाले थे, हमारे दादाजी और हमारे पापा वगैरह, इन सब ने भी अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश की थी। जैसे अगर हम अपने दादाजी वगैरह के टाइम की बात करें तो उन्होंने रियल एस्टेट्स में या फिर गोल्ड एंड सिल्वर इन सब में काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया था, और जिसकी वजह से हम कई बार देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उसके रिटर्न्स मिलते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्विजिशंस उनकी लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो गई। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो लैंड की वैल्यूज़ थी वो कंपैरेटिवली कम थी, एंड देयरफॉर उनके लिए बहुत इजी था उन लैंड को एक्वायर करना। आज की डेट में लैंड का वैल्यू इतना ज़्यादा हो गया है कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्वायर करना। एंड अगर हम अपने पापा की जनरेशन की बात करें तो उस टाइम पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती थी विच इज़ इंश्योरेंस, जिसमें LIC एक बहुत ही बड़ा प्लेयर था। सो LIC ने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी कि इंडियन कंज्यूमर्स को इन्वेस्टमेंट्स कराने के लिए आपको उनको फिक्स रिटर्न देना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर हमेशा डरता है कि उसका जो पैसा है वो 100 से 99 भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो 100 से 105 ही क्यों ना हो, वो चलेगा उनको, लेकिन 100 से 99 भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए थे जहाँ पे वो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स देते थे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे पेरेंट्स उसमें इन्वेस्ट किया एंड डिसेंटली उन्होंने 5-6-7% के आसपास जनरेट किया। ये भी उस टाइम तक ठीक था क्योंकि इन्फ्लेशन उस टाइम पे इतना ज़्यादा हाई नहीं था, 2 या 3% मैक्सिमम इन्फ्लेशन होता था, और अदरवाइज भी इतना ज़्यादा हाईली जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस देखेंगे तो हम सबको हिट किया है बहुत ही ज़्यादा। और अभी जैसे बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो जो हमारा जो क्रूड ऑयल होता है उसका प्राइसेस $100 पर बैरल क्रॉस कर चुका है, और वो अभी इलेक्शंस की वजह से अभी तो पेट्रोल प्राइसेस में नज़र नहीं आ रहा, बट स्लोली एंड स्लोली वो भी हमें नज़र आएगा पेट्रोल प्राइसेस में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी हमारा कंज्यूमेबल गुड्स है उन सबका प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो इंडियन इकोनॉमी पूरा डिपेंड करती है वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है, और ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो होता है आज भी ट्रक्स के थ्रू होता है। जो मेन चीज़ है जो कंज्यूम करता है वो क्या है, वो आपका डीजल एंड पेट्रोल है। सो अगर पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो दैट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्राइस जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम चीज़ें खरीदते हैं उस पर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करने ज़रूरी क्यों है। फर्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये बहुत ही कॉमन टर्म है आज की डेट में, बहुत ज़्यादा अपन सुन रहे हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज लाइक द 8th वंडर। इसका मतलब क्या होता है कि आपका धीरे धीरे वेल्थ जो है वो कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर हम वॉरेन बफे की भी बात करें तो उनका जो मैक्सिमम वेल्थ जनरेटेड है वो आफ्टर 65 ईयर्स है,
इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि उनको जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिला है वो 65 ईयर्स का इतना ज़्यादा मिला है कि उनका जो टोटल वेल्थ एक्यूमुलेटेड है उसका 90% ऐसा दिखता है कि 65 ईयर्स से ज़्यादा है, 65 ईयर्स के बाद का है। सो एज अ कंज्यूमर, एज अ इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए? हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर देना चाहिए। सो जो अभी हमारा नया सीरीज स्टार्ट होगा वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होगा। हम समझेंगे जो बेसिक टर्म्स होती हैं और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और कौन सा आपके लिए सूटेबल है। सो थोड़ा सा बेसिकली आज शुरू करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या थे। सो बेसिकली इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज जो कि ट्रेडिशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते थे, जहां पे आपका जो 100 रुपये है वो 99 नहीं होगा, वो चाहे 100 का 105 रुपये ही होगा, पर वो कंपेरेटिवली ज़्यादा सेफ थे। उसके ऑप्शंस कौन कौन से हो गए? जैसे इंश्योरेंसेज हो गए, देन यू हैव एफडीज, बिकॉज एफडीज आपका जो रहता है वो इंश्योर रहता है अप टू 5 लाख रुपीज़, तो उसका जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है 5 या 6% वो फिक्स्ड होता है, वहाँ पे ज़्यादा ऊपर नीचे वोलेटिलिटी नहीं होती है। थर्ड थिंग कैन बी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए। ये सारे के सारे ट्रेडिशनल स्कीम्स थी जहाँ पे रिस्क कम होता था बट रिटर्न भी कम होता था। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं जो कि थोड़े से एडवांस हैं, जो कि मॉडरेट हम बोलते हैं जिनको, जो आज के टाइम की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो क्या क्या होती है? वो आपकी हो गई इक्विटीज़ में। इक्विटीज़ मतलब कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली जाके, चाहे वो हो गया आपका इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, उन सबको बोलते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स रहता है उन सबको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या फिर मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स। इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, इंडियन इक्विटी मार्केट्स या फॉरेन इक्विटी मार्केट्स, जैसे जैसे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। नाउ इट्स प्रीटी ऑब्वियस चीज़ है कि अगर मार्केट लिंक्ड कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट पूरा एक टाइम में से ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाता है, राइट? तो वोलेटिलिटी रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ पे आपको हो सकता है 100 का पैसा आपको 90 भी दिखे एक बार, हो सकता है 85 भी दिखे, बट यू हैव टू बी इन्वेस्टेड कि जो भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है या फिर क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप उसमें डाल के रखेंगे तो आपका पैसा ग्रो जरूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना लेने को तैयार हैं, उसी के बेसिस पे आपके रिटर्न्स डिसाइड होते हैं। एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो ज़्यादा एडवांस्ड है, जो कि बेसिकली आपके बिटकॉइंस हो गए, आपके एनएफटीज हो गए, ये सारे जो पूरा जो सेगमेंट है ब्लॉकचेन के बेस्ड पे, वो सारी चीज़ें एडवांस्ड हो गई। अब इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वोलेटिलिटी मतलब अगर आप बाई चांस इसका चार्ट देखेंगे तो डेली बेसिस पे कई बार ऐसा हुआ है 5, 10, 20% तक मूवमेंट दिखा देता है, राइट? तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एंड रिस्क इन्वॉल्व बहुत ही ज़्यादा है। सो आपको डिपेंड करेगा कि आपका सूटेबिलिटी क्या है, कि आप कितना कंफर्टेबल हैं किस लेवल के रिस्क लेने के लिए, एंड आप उस एसेट क्लास को कितना अच्छे से समझते हैं, उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज थी। नाउ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लाइक पीपल से कि एफडीज आर वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है। सो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। सो मैं इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। नाउ 3 इयर्स डाउन द लाइन आपको कार खरीदनी है, ठीक है? अब 3 मंथ्स में आप नहीं चाहोगे कि आपका पैसा वोलेटिलिटी में बीच में कहीं पे भी फंसे। सो रेदर देन पुटिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स और समथिंग, आप उस टाइम पे एफडीज में पार्क कर सकते हो, क्योंकि 5% रिटर्न आएगा, बट आपका शॉर्ट तो है कि 5% आएगा ही आएगा, उसमें वोलेटिलिटी नहीं आएगा। वरना ऐसा भी हो सकता है जैसे यूक्रेन वॉर के टाइम पे 2-3 दिन पहले मार्केट 5% गिर गया था। नाउ इमेजिन इफ समबडी हैज पुट देयर मनी, उन्होंने अपना जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट्स में डाल के रखा सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए, तो वो तो मनी नीचे आ गया, राइट? लॉन्ग टर्म में एग्री कि वो ऊपर जाता है, बट शॉर्ट टर्म में कई बार फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। सो देयरफॉर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक एक्रोनिम है विच इज RRTTLLU। आई नो एक्रोनिम है, इसका मतलब बताता हूँ। सो RR हो गया आपका रिस्क एंड रिटर्न या फिर रिवॉर्ड, दोनों आप सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आपका किसी में भी रिस्क इंक्रीज होगा, आपके रिवॉर्ड्स भी इंक्रीज होने चाहिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है कि उस एसेट क्लास में रिस्क कितना ज़्यादा है। नाउ इसको आप प्रैक्टिकली समझिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल स्कीम्स होती थी, जो एफडीज होती हैं, उसमें आपका रिस्क नहीं होता, बिकॉज अप टू 5 लाख रुपीज़ आपका गवर्नमेंट इंश्योर करके देती है अगर आप एफडीज में पैसा डालते हैं तो, और इंश्योरेंस कंपनी से भी गारंटी रिटर्न्स होते हैं बहुत जगह पे। सेम गोज विद द पीपीएफ एंड अदर थिंग्स। बट यहाँ पे आपका रिवॉर्ड भी कैप्ड होता है। आपको पता है कि मैक्सिमम आपको एफडीज में 5 या 6% मिलेगा, पीपीएफ में 7.5% के आसपास मिलेगा, और जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज होंगी वो को जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होंगी जो वो आपको इंटरेस्ट देंगे वो 6.5% के आसपास होगा। सो आपका रिस्क वहाँ पे नहीं है, बट आपका रिवॉर्ड भी काफ़ी कम हो गया। वहीं पे अगर आप बिटकॉइन या ऑप्शंस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपका रिस्क सब्सटेंशियली बढ़े आता है, बट आपके रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़े आते हैं। वहाँ पे आपको पर डे हो सकता है 20-30% रिटर्न भी मिल जाए, बट इट वेरी वेरी रिस्की गेम। सो अनलेस एंड अनटिल आप उस एसेट क्लास को बिल्कुल अच्छे से समझते हो
और आप उतना रिस्क लेने को तैयार हो तभी आप उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिएगा। इसका मतलब आप समझिए कि अगर 30% वो डे में इंक्रीज हो रहा है तो 30% डे में डिक्रीज भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो। बट जो मॉडरेटली रिस्क होता है और जिसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं वो हो गया आपका इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डन थ्रू, या तो आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में जाके कर सकते हो या फिर आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिस्क एंड रिटर्न का प्रोफाइल। सेकंड आता है आपका टीटी, विच इज आपका टाइम होराइजन एंड टैक्सेशन। टाइम होराइजन का मतलब कि आप कितनी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इट कैन बी आप 1 महीने के लिए कर रहे हो, 3 महीने के लिए कर रहे हो, 1 साल, 5 साल, 20 साल, डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंगली फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। सो अगर आपका अवधि जो है वो काफी ज्यादा है, मोर देन 5 ईयर्स है, तो इक्विटी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वहीं पर अगर आपको सिर्फ 3 मंथ्स या 5 मंथ्स के लिए करना है तो इक्विटी माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके बीच में वोलेटिलिटी दिखा सकता है। सो बेटर है कि आप फिक्स्ड इनकम जैसे आपका एफडी हो गया वहां पे पैसा पार्क कर सकते हो। जो फोर्थ पार्ट था टीटी का वो हो गया टैक्सेशन। सो हर एक एसेट क्लास में का अपना अलग टैक्सेशन होता है। जैसे कि अगर आप इक्विटीज में म्यूचुअल फंड्स में डालते हो या इक्विटी डायरेक्टली स्टॉक्स वगैरह में डालते हो, 1 साल के बाद अगर आपका जो प्रॉफिट है वो अप टू 1 लाख रुपीज है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर 1 लाख से ऊपर आपका प्रॉफिट आता है तो अप टू 1 लाख एग्जम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर वाले पोर्शन पे आपको फ्लैट 15% टैक्स देना पड़ता है। वहीं पे अगर आप एफडीज में डालेंगे तो वहां पे आपको जो रिटर्न मिलता है उस पर 30% डायरेक्टली टैक्स कटता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि टैक्स कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट क्लास में आपको इन्वेस्ट करें जहां पे आपका टैक्स मिनिमम। सो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे क्लास में आप इन्वेस्ट करें ताकि आपको जो टैक्सेशन है, जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है आपका, वो मैक्सिमम हो जाए। उसका मतलब कि आपने जो टैक्सेस दे दिया उसके बाद जो आपका रिटर्न आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। सो आपका आरआर हो गया रिस्क एंड रिटर्न, टीटी हो गया आपका टाइम होराइजन एंड टैक्सेशन, देन एल विच इज बेसिकली आपका लिक्विडिटी प्रोफाइल। जैसे हमने बात की थी कि पहले बहुत सारे लोगों ने लैंड और इन सब में इन्वेस्ट किया था, वहां पे प्रॉब्लम क्या था, लिक्विडिटी का, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट हो जाता है और अगर आपको उसको बेचना हो तो आप इतनी जल्दी उसको नहीं बेच सकते हो। सेम गोज विद द पीपीएफ टाइप के अकाउंट्स, क्योंकि पीपीएफ का लॉक इन भी जो रहता है वो काफी लंबा रहता है, 15 ईयर्स का लॉक इन रहता है, तो उसको बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। वहीं पे इक्विटी मार्केट्स में क्या होता है, आपने आज खरीदा और अगर आपको कल ही बेचना हो तो आप कल भी बेच सकते हैं, T+2 डेज के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। सो लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलराइट, तो ये हमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है कि कौन सा एसेट क्लास कितना लिक्विड है, क्योंकि हमारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो उस पैसे को हम कभी भी ऐसे लॉक इन पीरियड में नहीं फंसाएंगे। जो 5th वाला पार्ट था वो हो गया हमारा लिक्विडिटी। नाउ 6th इज, जो एलएल का 6th है वो हो गया आपका लॉक इन पीरियड। सो हर एक एसेट क्लास का अपना एक लॉक इन पीरियड हो सकता है। जैसे कि अगर आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे जो कि ELSS टाइप की स्कीम्स होंगी, विच इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसका डायरेक्शन आपको 80C में मिलता था, उसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का मिनिमम होता है। उसके अलावा जो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। जो इंश्योरेंसेज हो सकते हैं उसके जो पीरियड्स होते हैं लॉक इन पीरियड, दैट कैन बी एज हाई एज अप टू 20 और 30 ईयर्स ऑल्सो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका लॉक इन पीरियड कितना है। अगर आपको लॉक इन पीरियड कम रखना है तो जो आपके एफडीज भी होती हैं वो भी आपकी स्टार्ट रहती है 7 डेज, 30 डेज, ऐसे करके आपकी एफडीज होती हैं। तो आपको चेक करना है कि आपका लॉक इन पीरियड के हिसाब से आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपका पैसा फंसा ना रहे जब आपको जरूरत पड़े। ऑलराइट, नाउ RR, TT, LL, U इज बेसिकली अनसर्टेनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब कि जो एसेट है, जो आपका कोई भी एसेट क्लास है, वो ऊपर नीचे कितना करता है। अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट वीक रहा है हमारा, उसमें हमारा निफ्टी और जो सेंसेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। 5% डाउन, 2% अप, 3% डाउन, 4% अप, तो ये बहुत ही वोलेटाइल रहा। वहीं पर अगर हम बिटकॉइन जैसे एसेट क्लास को देखेंगे तो वहाँ पे तो वोलेटिलिटी इनहेरेंटली है ही, बहुत ही ज़्यादा रहती है। वहाँ पे डेज में भी कई बार 10, 20, 30% तक भी आपका ऊपर नीचे और उतार चढ़ाव आ जाता है। तो नाउ रिस्क और वोलेटिलिटी को बहुत हद तक सिनोनिमली यूज़ कर सकते हो। तो आपको चेक करना है कि आप कितने कंफर्टेबल हो रिस्क या अनसर्टेनिटी को लेके, उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा। सो ये जो एंटायर वीडियो था ये आपको सिर्फ एक जागरूक करने के लिए था कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। इस पूरे सीरीज में हम बात करेंगे कि हम इक्विटीज़ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस कैसे वर्क कर सकते हैं, आपके एफडीज भी आपके लिए कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आपको कब एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे सो दैट आप इन्फ्लेशन बीट करके, कंपाउंड करके अपने वेल्थ को जनरेट कर सके बहुत ही जल्दी तरीके से। तो प्लीज़ इस पूरे सीरीज को ज़रूर देखिएगा। आई होप जितना प्यार अपने फर्स्ट सीरीज को दिया था विच वॉज अबाउट योर सैलरी, आप इस सीरीज को भी उतना ही प्यार देंगे, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा देंगे, क्योंकि हर एक इंसान पैसा कमाते हुए रहता है बट उसको वर्क करवाना कि वो आपको रिटर्न जनरेट करके दे सके वो एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है।
तो जो हमारा पूरा फोकस रहेगा उसके ऊपर रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।